हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की क्लास में वही गैस पेपर का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे और इसमें अपन सेक्शन डी भी आज कंप्लीट करेंगे। आज इस गैस पेपर का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, इसी पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने 15 क्वेश्चन तक देख लिया था, 15वां प्रश्न। अभी 15वें से आगे है 16वां प्रश्न। और 16वां प्रश्न बेटा क्या कह रहा है, देखें। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर। राइट द difference between producers and decomposers. Write an example of food chain. Write an example of food chain having three trophic level. Having three trophic level, ठीक है। हिंदी इसका क्या होगा, हिंदी बेटा मैं ब्लैक कर देता हूँ इसकी। हिंदी है कि पहला लिखा होगा राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर के बिटवीन क्या डिफरेंसेस होते हैं वो बताने हैं। एंड राइट एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन हैविंग 3 ट्रॉफिक लेवल। और ऐसा फूड चेन का एग्जांपल आपको देना है जिसमें 3 ट्रॉफिक लेवल हो, ठीक है। हिंदी इसका क्या होगा कि उत्पादकों एवं अपघटकों के बीच अंतर एवं खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दें, ठीक है। ये हिंदी है बेटा। इसका सॉल्यूशन, सबसे पहली चीज, जब भी आपके पास डिफरेंस का क्वेश्चन आए, अंतर का प्रश्न आए, तो अंतर करते टाइम आपको बेटा कॉलम बना के ही करना, ठीक है, पार्टीशन बना के ही करना। तो आपको एक साइड बेटा लिखना है प्रोड्यूसर, ठीक है, उत्पादक, और एक साइड लिखना है बेटा डिकम्पोजर, ठीक है। एक साइड लिखना है प्रोड्यूसर उत्पादक, एक साइड लिखना है डिकम्पोजर, ठीक है, अपघटक। तो मैं कॉलम बना देता हूं, आप लिखोगे प्रोड्यूसर, ठीक है, हिंदी में उत्पादक, और इधर लिखूंगा बेटा मैं डिकम्पोजर्स, मतलब अपघटक, ठीक है बेटा। सबसे पहला प्रोड्यूसर क्या होता है सबको पता है। These are the first member of food chain, ठीक है। ये खाद्य श्रृंखला का प्रथम सदस्य होते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फूड चेन, तो ये खाद्य श्रृंखला के प्रथम सदस्य होते हैं, ठीक है। और बेटा इसमें क्या लिखो, डिकम्पोजर आप सबको पता है, पहले प्रोड्यूसर आता है, फिर कंज्यूमर आता है, उसके बाद डिकम्पोजर आता है। तो ये क्या हो गया, कौन से लेवल में होगा, थर्ड मेंबर में। तो दीज आर द थर्ड मेंबर ऑफ
थर्ड मेंबर ऑफ फूड चेन, ठीक है। ये खाद्य श्रृंखला के तृतीय सदस्य होते हैं। ये खाद्य श्रृंखला के तृतीय सदस्य होते हैं, ठीक है। तो थर्ड मेंबर ऑफ द फूड चेन आर द डिकम्पोजर एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ द फूड चेन आर द प्रोड्यूसर, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, these are autotrophs, ठीक है। हिंदी में ये स्वयंपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। ये स्वयंपोषी होते हैं, ठीक है। इधर लिखोगे these are heterotrophs, ये विषमपोषी होते हैं, ये विषमपोषी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, यहां लिखो बेटा these includes green plants, ठीक है। इनमें हरे पौधे शामिल हैं, या होते हैं, ठीक है। और इधर लिखोगे आप थर्ड पॉइंट, these include, ठीक है, these include fungi, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, एंड मशरूम, ठीक है। इनमें फंगी को कहते हैं कवक, जीवाणु एवं मशरूम शामिल हैं, ठीक है। तो बेटा देखो 3 पॉइंट हो गए। बाकी एग्जाम्पल इसमें आ गया कि पहला है प्रोड्यूसर में क्या लिखा मैंने, प्रोड्यूसर में लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फूड चेन, पहला मेंबर होते हैं फूड चेन का। एंड डिकम्पोजर लिखा हुआ है दीज आर द थर्ड मेंबर ऑफ फूड चेन का तीसरा सदस्य होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा मैंने कि दीज आर द ऑटोट्रॉफ्स, प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। एंड डिकम्पोजर आर द हेटेरोट्रॉफ्स, और जो अपघटक होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखा दीज इंक्लूड ग्रीन प्लांट, इसमें हरे पौधे शामिल होते हैं। और यहाँ लिखा मैंने दीज इंक्लूड फंगी, बैक्टीरिया, मशरूम, इनमें कवक, जीवाणु और मशरूम शामिल होते हैं, ठीक है। आई होप ये डिफरेंस समझ आया होगा। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट कहा है कि राइट एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन हैविंग 3 टॉपिक लेवल। तो ऐसी फूड चेन खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देना है जिसमें 3 पोषी स्तर हो। देखो एग्जांपल आपको लिख देता हूं मैं, एग्जांपल उदाहरण आप लिखोगे। सबसे पहली चीज मैंने लिखा ग्रास, ठीक है। ग्रास को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया 3 लेवल वाला चाहिए ना, ठीक है। इंसेक्ट ने, और इंसेक्ट को खाया बेटा फ्रॉग ने, और फ्रॉग को खाया बेटा स्नेक ने, ठीक है। तो ये हो गई हिंदी में, ये हो गई घास, घास को खाया कीड़ों ने, कीड़े, और कीड़ों को खाया बेटा मेंढक ने, और मेंढक को खाया सांप ने, ठीक है। तो ये क्या कितने लेवल हो गए, 1 2 3 4 ट्रॉपिक लेवल हो गए, ठीक है। तो बेटा पहले वाला जो होता है उसको कहते हैं प्रोड्यूसर, क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर, उत्पादक,
ठीक है। और बाकी सारे क्या होते हैं, कंज्यूमर। बाकी सारे क्या होते हैं, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, मतलब उपभोक्ता, ठीक है। तो याद रखना किसी भी फूड चेन में जो फर्स्ट मेंबर होता है वो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक, और बाकी सारे क्या होते हैं, कंज्यूमर, ठीक है। तो ये बेटा उत्पादक हो गया आपका, बाकी सारे क्या, उपभोक्ता। अब उपभोक्ताओं में भी कई लेवल बनते हैं। जो पहला कंज्यूमर होता है उसको 1 डिग्री कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। जो दूसरे नंबर पर होता है वो 2 डिग्री कंज्यूमर मतलब द्वितीयक उपभोक्ता, और जो तीसरे नंबर पर होता है उसको 3 डिग्री कंज्यूमर मतलब तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो कंज्यूमर में 3 लेवल बनते हैं। फर्स्ट लेवल को क्या कहते हैं, 1 डिग्री कंज्यूमर। सेकंड लेवल को क्या कहते हैं, 2 डिग्री कंज्यूमर। और थर्ड लेवल को क्या कहते हैं, 3 डिग्री कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के 3 लेवल होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। इंग्लिश में इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश में आप ये भी लिख सकते हो, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो होता है वो प्रोड्यूसर होता है। आई होप ये समझ आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लें, आगे करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, question number 17. Last question of this section, question number 17. Question number 17 क्या है बेटा? Question number 17. उससे पहले बेटा इसमें एक चॉइस और है, सॉरी मैं भूल गया। 16 में ही चॉइस है, 16 में ही चॉइस है। चॉइस वाला क्वेश्चन सुन लो। डिफाइन 10% लॉ ऑफ एनर्जी, डिफाइन 10% लॉ ऑफ एनर्जी, ठीक है। इफ प्लांट गेट 20 किलोजूल एनर्जी फ्रॉम सन, how much energy will get the loin in the food chain, ठीक है। हिंदी में क्या होगा बेटा कि ऊर्जा का 10% नियम बताइए। तो हिंदी लिख देता हूँ, फिर आप बोलो सर हिंदी लिखी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले लिखना है ऊर्जा का 10% नियम, ऊर्जा का 10% नियम क्या है। फिर उसके बाद है यदि पौधों को 20 किलोजूल ऊर्जा मिलती है तो उसी खाद्य श्रृंखला में शेर को कितनी ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो बेटा आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले चीज क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको 10% लॉ ऑफ एनर्जी बताना है, ऊर्जा का 10% नियम जो कि इकोसिस्टम में फॉलो होता है।
और दूसरी चीज आपको बतानी है कि किसी भी फूड चेन में जो प्लांट है उसको 20 किलो एनर्जी मिलती है, तो उसके बाद जो लायन है उसी फूड चेन में एक मेंबर है, तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये बताना है। तो देखें सबसे पहली चीज, ऊर्जा का जो 10% लॉ है, एनर्जी का जो 10% लॉ है वो क्या बताता है। सबसे पहली चीज आप हेडिंग बनाओगे, एनर्जी 10% लॉ, ऊर्जा का 10% नियम। ठीक है, और ऐसे हेडिंग बना के इसको लिखोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, the next trophic level of food chain, of food chain get 10% energy, 10% energy of the previous one, of the previous one। ठीक है, इसका हिंदी मतलब क्या है कि खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक नहीं, खाद्य श्रृंखला में अगले अगले स्तर को, अगले कोशी स्तर को, अगले कोशी स्तर को पिछले का 10% ऊर्जा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो द 10% एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम द प्रीवियस वन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, इन द फूड चेन। तो किसी भी फूड चेन में अपने से आगे वाले को 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है, यही एनर्जी का 10% लॉ होता है। किसी खाद्य श्रृंखला में अगले कोशी स्तर को पिछले कोशी स्तर की 10% ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है, यही ऊर्जा का 10% नियम होता है। ठीक है, द 10% एनर्जी विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन, इट इज कॉल्ड 10% लॉ ऑफ एनर्जी, इट इज फॉलो इन द इकोसिस्टम। ठीक है, तो उसके बाद इसमें ये हो गया ऊर्जा का 10% नियम, इतना ही पूछा था। उसके बाद इसमें पूछा है कि एक फूड चेन है, तो देखो फूड चेन प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहली चीज प्लांट, और आपको पता है प्लांट ट्रॉफिक लेवल में फर्स्ट लेवल पे आते हैं। तो ये प्लांट है बेटा, पौधे, पौधे, तो पौधे बेटा आप सबको पता है ये प्रोड्यूसर होंगे। अब पौधों को बेटा, पौधों को कौन खाता है, मान लो जैसे बकरी ने खाया, किसने खाया, बकरी ने खाया, गॉट ने खाया। ठीक है, बकरी ने खाया। ठीक है, और बकरी को बेटा मैं डायरेक्ट खिला रहा हूँ, किसको, लॉयन को। किसको खिला रहा हूँ, लॉयन को। बकरी को लॉयन खा सकता है ना, तो शेर खा गया भाई साहब बकरी को। ठीक है, जरूरी नहीं है आप गॉड को और भी किसी को खिला सकते हो, उसके बाद खा सकते हो, लेकिन जितना बनाओ उसको दिखाना है, शो करना है। अब एक चीज बताओ, ये फूड चेन का एग्जांपल हो गया, ये खाद्य श्रृंखला हो गई, फूड चेन हो गई। ठीक है, खाद्य श्रृंखला हो गई। तो खाद्य श्रृंखला में मैंने भी बोला कि प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल का नेक्स्ट वाले में 10% एनर्जी जाता है। अब उसने कहा है कि प्लांट के पास कितनी एनर्जी है, 20 किलो जूल एनर्जी है। तो प्लांट के पास बेटा 20 किलो जूल एनर्जी मैंने दिखा दी, 20 किलो जूल मतलब 20,000, सॉरी 20,000 जूल एनर्जी हो गई। ठीक है, तो आगे वाले के पास 10% जाएगी, तो इसके पास कितनी होगी बेटा, 2000, है ना, एक जीरो कम कर दो, 2000 जूल होगी। फिर उससे आगे वाले के पास कितनी होगी बेटा, 200 जूल होगी। कितनी होगी, 200 जूल। तो आप कह सकते हो कि लॉयन के पास कितनी एनर्जी जाएगी बेटा, 200 जूल जाएगी। यही पूछा था कि आपको ये फूड चेन प्रिपेयर करनी थी। ठीक है, जिसमें प्लांट फर्स्ट लेवल पे था और जो लॉयन था वो थर्ड लेवल पे था। तो मैंने थर्ड लेवल पे किया है। थोड़ा सा उसमें एडिटिंग कर सकते हो क्वेश्चन में कि प्लांट एट द फर्स्ट लेवल, ये फर्स्ट लेवल पे था। ठीक है, प्लांट फर्स्ट लेवल पे था और ये लायन जो है वो थर्ड लेवल पे था। ठीक है, ये थर्ड लेवल पे था। ठीक है, तृतीय स्तर पर लायन था। तो बेटा लायन के पास कितनी एनर्जी जाएगी, 200 जूल जाएगी। आई होप ये समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज थोड़ा सा क्या है, गर्मी है। ठीक है, बस
पसीना आ रहा है ज़्यादा। पर बेटा आप लोग क्या है, क्लास को देखते नहीं, माना कि आपके अदर सब्जेक्ट पेपर चल रहे हैं, ठीक है, कल हिंदी का पेपर है। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट विशेष, है ना, हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके पूरे साल की जो मेहनत है वो रंग लाएगी, ठीक है। और जिन्होंने अब तक बहुत कम पढ़ाई की है, बेटा आज की रात ढंग से पढ़ लें, ठीक है। वो गाना याद आ रहा होगा आज तो आपको, आज रात अंतिम, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करना, ठीक है। और इसके बाद बेटा आप टाइम निकाल के, भले ही जैसे मेरी मोस्टली क्लास 1 घंटे 40 से 60 मिनट के बीच में होती है, तो आप 20 मिनट करके देख लिया करो पर डे, क्लास से जुड़े रहें। और मैं ये एश्योर करता हूँ भगवान के आशीर्वाद से कि जो मैं करा रहा हूँ साइंस में मोस्टली क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मैं टॉपिक वाइज भी क्लास लाऊंगा, ठीक है, साइंस की, क्योंकि आपका पेपर 21 मार्च को है, 21 मार्च को है। उससे पहले हर टॉपिक जो मेन टॉपिक है इंपॉर्टेंट, मैं उनकी क्लास आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बशर्ते आप चैनल पे लगातार कहते हैं ना अपडेट रहा करो, चैनल से थोड़ा सा जुड़े रहा करो, तो यही हमारा मोटिवेशन होता है। और मैं आप के लिए यही शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो भी पेपर में मेहनत करो, जो भी पढ़ो वही आए, ठीक है। तो इसी के साथ चलो शुरू करते हैं। 17 क्वेश्चन। थोड़ा तबीयत डाउन है, अब तुम कहोगे सर जी तुम्हारी तबीयत डाउन ही रहती है, वो ठीक है, लाइफ है बेटा, सब कुछ चलता है। देखें 17 क्वेश्चन जो था वो क्या था, 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न जो क्या था, 17वां इसमें नहीं है। देखो बेटा 17वां क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल है, ठीक है। 17वां प्रश्न न्यूमेरिकल है। देखो क्वेश्चन क्या है, इन दिस सर्किट डायग्राम फाइंड आउट, इन दिस सर्किट डायग्राम, इन दिस सर्किट डायग्राम फाइंड आउट, इस परिपथ चित्र में ज्ञात करो, इस परिपथ चित्र में, परिपथ चित्र में ज्ञात करो, ज्ञात करो, ठीक है। करो लगा देता हूँ, कुछ लोग कहेंगे सर जी हिंदी लिखते हो पर अंग्रेजी लिखते हो, ठीक है, ज्ञात करो। अब देखो सर्किट डायग्राम क्या है, बना देता हूँ बेटा मैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक, और ऐसे अटैच है, ठीक है। यहाँ 6 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ की ऑन है, करंट प्लस से आउट होता है, माइनस के इन होता है, ठीक है। यहाँ 4 ओम का रेसिस्टर है, यहाँ 3 ओम के हैं सारे, ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का, ठीक है। तो आपको पहला पार्ट फाइंड करना है, टोटल रेसिस्टेंस, कुल प्रतिरोध, टोटल रेसिस्टेंस, ठीक है, हिंदी में कुल प्रतिरोध। बेटा नीचे आते आते राइटिंग थोड़ा सा छोटी हो जाती है, पता नहीं क्यों, आदत बनी हुई है। नंबर 2 पर आप जूम करके देख लेना, अगर ना देखे आपको वैसे दिख जाएगी, परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा, ठीक है, टोटल करंट, टोटल करंट। बेटा ये 2 पार्ट में प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का है, 1.5 के 2 पार्ट है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन दिस सर्किट डायग्राम फाइंड आउट, ये सर्किट डायग्राम है, इसमें 4 ओम का रेसिस्टर है, ये 3 ओम के 3 रेसिस्टर है, ठीक है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, एक ही है, ठीक है। और आपको पता होगा कि करंट प्लस से आउट होती है, माइनस के इन होती है, ठीक है। आई होप इतना सब लोग जानते होंगे। और दूसरी बात बेटा मैंने कई बार बताया है कि जब भी बेटा आपको सर्किट डायग्राम में कॉम्बिनेशन पहचानना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज कॉम्बिनेशन है, हिंदी में बोले तो श्रेणी क्रम संयोजन है या समांतर क्रम संयोजन है, और समांतर क्रम संयोजन को बेटा हिंदी में एक और नाम देते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है।
तो आपको संयोजन जब भी पहचानना हो तो संयोजन के लिए सबसे पहला करना क्या है, बैटरी से पेंसिल रख के चलना स्टार्ट करना है। और बेटा जहां तक एक रास्ता चले वहां तक सारे रेसिस्टर सीरीज में है, और जहां से रास्ता बट जाए, जहां से रास्ता डिवाइड हो जाए, मतलब पाथ डिवाइड हो जाए, वहां से समझ जाना बेटा पैरेलल है। ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। मैं बैटरी से मार्कर को चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो बैटरी से चलना स्टार्ट करो, ऐसे चलते रहे, ऐसे चलते रहे, ऐसे चलते रहे। अब यहाँ आके रास्ता बढ़ गया, देखो ये जो है ये अलग बात है, यहाँ से आगे रास्ता बढ़ा, तीन रास्ते वो, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, तो ये तीनों कैसे हैं बेटा, पैरेलल में। अब इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, वो इक्विवेलेंट इस 4 ओम वाले के साथ में क्या होगा, सीरीज में होगा, क्योंकि देखो ये एक ही रास्ता है। ठीक है, तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, वो इस 4 ओम वाले के, इस 4 ओम वाले के श्रेणी क्रम में होगा। ठीक है, तो पहले मैं इनको नाम नेमिंग लेवल कर लेता हूं, ये R1 है, ठीक है, ये R2 है, ये R3 है, और ये R4 है। ठीक है, 4 रेसिस्टेंस, तो मैंने R1 R2 R3 R4 दे दिया। अभी आपको पहले टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, तो आप सिंपल लिखोगे बेटा कि सिंस R2 R3 R4 are in parallel, ठीक है, आर इन पैरेलल, हिंदी में कि R2 R3 R4 समांतर क्रम संयोजन में है, समांतर क्रम संयोजन में है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है पहले। अब मैंने बता दिया कि R2 R3 R4 समांतर क्रम संयोजन में, आई होप यहाँ तो सबको समझ में आया होगा। उसके बाद बेटा आपको इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालना है, और समांतर क्रम संयोजन में जब बेटा दो रेसिस्टर हो तो उसके लिए मैं डायरेक्ट तरीका बताया है कि ऊपर दोनों रेसिस्टर्स का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों रेसिस्टर का प्लस। तो ये तो दो के लिए होता है पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने का, लेकिन जब दो से ज्यादा हो तो बेटा वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सिंस वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं 1/Rp, ठीक है, 1/Rp इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, आपको नीचे स्टेप मारना है, मैं जगह बचा के कर रहा हूं, तो इस मींस 1/Rp इज इक्वल 1/R1। R1 कितना है, सॉरी R1, हाँ R1 का मतलब R2 है, ठीक है, R2 का मतलब R3 है, और R3 का मतलब R4 है, क्योंकि यहाँ मैंने 1 से स्टार्ट किया है ना। ठीक है, तो यहाँ R1 का मतलब R2 है, R2 का मतलब R3 है, ऐसे है। ठीक है, तो देखें 1/R1 कितना है 3, 1/R2 कितना है 3, 1/R3 कितना है 3, तो सारे 3 के हैं। ठीक है, बेटा मैं गाली दे रहा हूँ, वो वर्ड है, सभी 3 के हैं। तो आप सिंपल सॉल्व कर लो इसको कि जब नीचे वाला सेम होता है, जो भी साइन होता है ऊपर वाला का होता है, तो देखो तो 1 + 1 + 1/3 होगा, और यहाँ 1/Rp चल ही रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1 + 1 + 1 3 हो गया, 3/3 कितना आया 1, तो उल्टा करोगे तो भैया Rp का वैल्यू कितना आएगा 1, तो Rp कितना आ गया 1 ओम। ठीक है, तो मतलब बेटा कुल मिला के बात ये हुई कि इन तीनों रेसिस्टर्स का R2 R3 R4 का तीनों का जो इक्विवेलेंट आया, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आया 1 ओम आया, कितना आया 1 ओम आया, इन तीनों का, इस 3 ओम का, इस 3 ओम का, इस 3 ओम का, ये 1 ओम आ गया। ये 1 ओम वाला जो है वो इस 4 ओम वाले के सीरीज में है, तो सिंपल आप लिखोगे सिंस Rp and R1 are in series, ठीक है, आर इन सीरीज, ये बात याद रखना, Rp और R1 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है, सीधा जोड़ दो भैया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल होगा Rp + R1, इट मींस R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, Rp कितना 1 + R1 कितना, R1 कितना 4, तो आंसर आएगा 5 ओम, कितना आएगा 5 ओम। तो बेटा इक्विवेलेंट कितना था 5 ओम, ये फर्स्ट आंसर हो गया, ये क्या हो गया फर्स्ट आंसर। ठीक है, यही पूछा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, टोटल रेजिस्टेंस पूछा था ना, तो कितना आ गया 5 आ गया। देखो सबसे पहली चीज मैंने देखा कि R2 R3 R4 पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए मैं जानता हूं फॉर्मूला ये होता है 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3।
मैंने यहाँ वैल्यू पुट किया 1 अपॉन Rp इज इक्वल R1 का वैल्यू R2 के बराबर होगा, R2 का वैल्यू R3 के, R3 का वैल्यू R4 के, ठीक है। तो मैंने रख दिया वैल्यू, तीनों की वैल्यू 3 3 थी। अब उसके बाद जो नीचे वाला बेटा सेम होता है, तो जो साइन लगा होता है प्लस का माइनस का ऊपर वालों का होता है। तो यहाँ एलसीएम कितना आया 3, ठीक है। तो ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 3 और अपॉन 3, तो 3 अपॉन 3 मतलब 1 आएगा, ठीक है। उल्टा करेंगे तभी 1 रहेगा। तो आरपी का वैल्यू इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आया 1, और ये 1 वाला बेटा 4 के साथ सीरीज में है, मैंने लिखा भी है आरपी एंड R1 आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 5। आई होप यहां तो समझ में आया होगा। अब बेटा उसने पूछा है टोटल करंट। अब करंट निकालने के लिए एक बात बताइए बेटा, सबसे पहले आपने पढ़ा, ये तो हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपसे पूछा करंट, तो करंट के लिए जानते हैं ओम्स लॉ। क्या जानते हैं बेटा? ओम्स लॉ, ओम का नियम, हिंदी बोल रहा हूं, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल IR, है ना भैया, V इक्वल IR, ठीक है। तो बेटा IR, अब यहाँ R क्या होगा? RE वाला होगा, ये वाला, ठीक है, इक्विवेलेंट वाला, तुल्य प्रतिरोध होगा RE, ओके। अभी V का वैल्यू आपको गिवन है बेटा 6 वोल्ट, और I का वैल्यू बेटा पता नहीं, बट RE पता है आपको कितना कितना 5 ओम है, ठीक है ना। अब यहाँ से वैल्यू निकालोगे, इट मींस तो I इज इक्वल आ जाएगा बेटा 6/5, तो आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे बेटा ये आएगी 1.2, कितना आएगा 1.2 एम्पियर, कितनी आएगी 1.2 एम्पियर। तो सेकंड पार्ट हो गया, करंट का वैल्यू 1.2 एम्पियर है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम है। आप देखें स्क्रीनशॉट में। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17 का चॉइस में क्या है। आधार मन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, बेटा इसकी चॉइस में देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि डेरिवेट द फॉर्मूला फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद सर्किट डायग्राम, कि मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र उत्पन्न करना है बेटा। डायरेक्ट डेरिवेशन है, वो कराया हुआ तब कर सकते हो, ठीक है। अभी आते हैं बेटा सेक्शन डी पर। तो यहाँ पर अपन चेंज करते हैं सेक्शन डी, ठीक है। और सेक्शन डी में बेटा अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 जो है बेटा हमेशा याद रखना चैप्टर नंबर 4 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का प्रश्न सेक्शन डी का 4 नंबर का होगा हर प्रश्न, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे 18, 19 और 20, और सब में चॉइस होगी। तो पहला 18 क्वेश्चन का क्या है? एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल, ठीक है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन, में 2 पार्ट है बेटा। ए एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, विद एग्जांपल, ठीक है। हिंदी में समावयवता को उदाहरण सहित समझाएं, समावयवता को उदाहरण सहित समझाएं, ये प्रश्न हिंदी में है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है बेटा आइसोमेरिज्म पर। किस पर ध्यान देना है? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म का मतलब, समावयवता का मतलब क्या होता है बेटा? द कंपाउंड दैट हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर, द कंपाउंड दैट हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स, and this event is called isomerism. दोबारा सुने, the compound having same molecular formula and different structure are called isomers and this event is called isomerism, ठीक है। हिंदी में
वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान एवं संरचना भिन्न होती है समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समावयवता कहलाती है। दोबारा सुन लें, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं व संरचनाएं भिन्न होती हैं समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो देखें बेटा, इसको लिखता हूँ, आई होप समझ में आया होगा। तो आंसर क्या होगा, हेडिंग बनाएंगे आप बकायदा। ठीक है, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म समावयवता। अब लिखेंगे द कंपाउंड compounds having same molecular formula and differ structure, same molecular formula and differ structure, same molecular formula and differ structure are called isomers, and this event is called isomerism. This event is called isomerism. ठीक है, तो the compounds having same molecular formula and differ structure are called isomers and this event is called isomerism. हिंदी में वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान व संरचना भिन्न हो समावयवी कहलाते हैं एवं यह घटना समावयवता कहलाती है। ठीक है, अभी देखें एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला कि बेटा ब्यूटेन, ठीक है, क्या बोला, ब्यूटेन। अब बेटा देखो, समझना ध्यान से बेटा, एग्जाम्पल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला, आप सबसे पहली चीज आपको कार्बन सीरीज याद होनी चाहिए। देखो, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स। मैथ मींस 1 कार्बन, एथ मींस 2 कार्बन, प्रॉप मींस 3 कार्बन, ठीक है, ब्यूट मींस 4 कार्बन, पेंट मींस 5 कार्बन, हेक्स मींस 6 कार्बन। ठीक है, उसके बाद बेटा जब भी किसी ये जो मैंने नाम बोले सीरीज के, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, इनके बाद में जब भी बेटा सफिक्स मतलब प्रत्यय एन हो तो इसका मतलब आपको कार्बन की नंबर के डबल से 2 ज्यादा करना है हाइड्रोजन। ठीक है, अगर इसके पीछे ईन हो तो आपको बेटा हाइड्रोजन कार्बन के नंबर का जस्ट डबल करना है, और अगर इसके पीछे बेटा आयन हो, क्या हो, आयन, तो आपको बेटा कार्बन के नंबर का है ना डबल से 2 कम हाइड्रोजन लेना है। ठीक है, पहला कार्बन के नंबर के डबल से 2 ज्यादा, दूसरा कार्बन के नंबर का डबल, और तीसरा कार्बन के नंबर के डबल से 2 कम। ठीक है, ये होता है एन ईन आयन, एल्केन एल्कीन एल्काइन। 3 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन। ठीक है, तो देखिए बेटा, आई होप समझ आया होगा। तो ब्यूट मींस होता है बेटा 4 कार्बन, तो C4 फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं, C4। ठीक है, अब मैंने बताया जब भी पीछे एन हो, ब्यूटेन एन बोल रहा है ना, तो जब भी बेटा पीछे एन हो तो एन में क्या होता है, डबल से 2 ज्यादा करना है। तो 4 का डबल 8 और 8 में 2 10, तो C4H10 फॉर्मूला होता है। क्या होता है, C4H10 फॉर्मूला। इसको कहते हैं बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10, और इसका एक और बेटा आइसोमर होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला भी बेटा C4H10 होगा। क्या होगा, C4H10। आप कहो सर हम नहीं मान रहे, देखो बनाकर दिखाता हूँ। तो बेटा देखो, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं मैं। देखो,
C4 है तो बना 1 2 3 4, ठीक है, थोड़ा पास हो गए 4। जब भी बेटा पीछे एन हो, एन हिंदी में एन हो, तो आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना है, तो लगाओ 1 1 1, ठीक है। हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी, 4 संयोजकता, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब जगह H लगाओ, H H H H H H H H H, ठीक है, ये बन गया ब्यूटेन। अब इधर देखो, आइसोब्यूटेन बनाने के लिए बेटा, आइसो का मतलब होता है एक ब्रांच, आइसो का मतलब होता है एक ब्रांच। तो आइसो बनाने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, जितने कार्बन हो ना उसमें से एक कार्बन कम करके सीरीज बनाओ। क्या कहा? जितने कार्बन हो आइसो फॉर्म बनाने के लिए, जितने कार्बन हो उनमें से एक कम करके आपको सीरीज बनानी है, लॉन्ग सीरीज। तो बेटा 4 कार्बन है, एक कम कर दो, कितना होता है 3, तो 3 कम की सीरीज बनाओ, 1 2 3, ठीक है। बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना, समझिए क्यों, पीछे एन लगा हुआ है। अब हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है। उससे पहले आपको मैंने बताया था कि आइसो बनाने के लिए सीरीज में से एक कार्बन कम करके सीरीज बनाना है। तो 4 कार्बन की सीरीज थी, एक कम किया, 3 की बना ली। और जो बचा हुआ कार्बन है बेटा, आपको कॉर्नर से एक कार्बन छोड़ के लगाना है। क्या कहा? बचा हुआ जो कार्बन है वो कॉर्नर से एक छोड़ के लगाना है, ठीक है। तो कहीं से भी छोड़ो, पीछे से आगे से बीच में यही आएगा, तो एक लग छोड़ के मैंने यहाँ लगा दिया, लगा दिया। अब हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब जगह H आएगा। अब आप देख लो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बना है आइसोब्यूटेन का है और फॉर्मूला सेम है बेटा, तो आप काउंट कर लो बेटा, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, देखो 1 2 3 4, 4C है, H हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसका देखो, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, बट फॉर्मूला देखो, इसका भी C4H10 है और इसका भी C4H10 है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफर होता है, उनको कहते हैं बेटा आइसोमर्स। और ऐसे इवेंट का नाम होता है आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं, और इस घटना का नाम समावयवता होता है। आई होप समझ में आया होगा। बेटा ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं? 2 आइसोमर होते हैं, पहला होता है ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। और जो बेटा नॉर्मल फॉर्म होते हैं इसको बेटा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल एन ब्यूटेन। तो ये एन ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन, 2 ब्यूटेन के आइसोमर होते हैं। इसके साथ ही बता दो बेटा, पूछ लेता है कभी कभार, पेंटेन के कितने होते हैं? तो याद रखना बेटा, पेंटेन जो होता है बेटा उसका फॉर्मूला C5H12 होता है। कितना होता है? C5H12 होता है, C5H12 होता है। और बेटा इसके आइसोमर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ आइसोमर, समावयवियों की संख्या, नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होते हैं बेटा? 3। कितने होते हैं बेटा? 3। तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं बेटा? 3 आइसोमर होते हैं, जिनका नाम होगा, पहला होगा, देखो नाम बता रहा हूं, पहला होगा एन पेंटेन, ठीक है। दूसरा होगा आइसोपेंटेन, और तीसरा होगा बेटा नियोपेंटेन। तीसरा क्या होगा? नियोपेंटेन। तो आइसो तो बना लोगे। आइसो बनाने के लिए आपको करना क्या है? जितने कार्बन की सीरीज है उसमें से एक कम करके आपको चेन बनानी है, ठीक है। और जो बचा हुआ एक कार्बन आपने कम किया है उसको बेटा कॉर्नर से एक छोड़ के लगा देना है, ठीक है। अगर नियो बनाना है तो नियो बनाने के लिए जितने कार्बन है उनमें से एक कम करके आपको नियो बनाना है तो जितने कार्बन बेटा उसमें से 2 कम करके आपको सीरीज बनानी है। और जो बचे कुछ 2 कार्बन है बेटा वो कॉर्नर से एक छोड़ के लगा देने हैं, ठीक है। अब देखो नियो बना के दिखाता हूँ पेंटेन का, देखो इधर बना रहा हूँ, ठीक है। दिख जाएगा ना? तो दिख रहा है ना? देखता हूँ, हाँ दिख जाएगा, ठीक है। देखो मैं इधर बना के इधर बनाता हूँ, इधर दिखेगा नहीं यार, शायद हो सकता थोड़ा ना दिखे। इधर देखो नियो पेंटेन के लिए मैं नियो पेंटेन बनाऊंगा तो मेरे 5 कार्बन होते हैं पेंट में, दिख रहा है? 2 कम कर दो, 3 का सीरीज बनाओ, 1 2 3, बीच में सिंगल बॉन्ड लगाओ। और बचे मुझे 2 कार्बन एक छोड़ के, यहाँ से एक छोड़ोगे तब भी यहाँ आएगा, इधर से एक छोड़ोगे तब भी यहाँ आएगा। तो बचे को जो 2 कार्बन बेटा यहाँ ब्रांच की फॉर्म में लगा दो, ठीक है। अब सभी कार्बन का 4 वैलेंसी पूरी करो। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो H 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 H। अब बेटा काउंट कर लो, फॉर्मूला जो बना C5H12 बना, इसका नाम है नियोपेंटेन। ये जो बनाया हमने क्या बनाया?
नियोपेंटेन बनाया। क्या बनाया? नियोपेंटेन। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनके फॉर्मूले सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर अलग होता है, क्या बोले जाते हैं? क्या बोले जाते हैं? आइसोमर्स। और इस इवेंट का नाम क्या होता है? आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेटा देखो, किसी भी कंपाउंड में तीन चीजें होती हैं। पहला होता है नेम, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तीसरा होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तीनों चीज आपको आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट में देखें, 9 इसका बी और रह गया अभी। हाँ, बी और है इसमें। बी पार्ट बेटा आपसे पूछा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट विद ब्रीफ इन्फो। संक्षिप्त विवरण के साथ में आपको ग्रेफाइट की संरचना बनानी है, सबको आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन आप कर लेना। ठीक है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपसे बनवाया है। ठीक है, बी पार्ट का क्वेश्चन में लिख रहा हूं बेटा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट विद ब्रीफ इन्फो। ठीक है, हिंदी में ग्रेफाइट की संरचना बनाओ और संक्षिप्त विवरण दो, है ना। ये क्वेश्चन है बेटा, याद कर लेना। ठीक है, आप पर छोड़ रहा हूं। अभी 19 क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 19 क्वेश्चन। ठीक है, और 19 क्वेश्चन में पहले इसका चॉइस करा देता हूँ। इसके चॉइस में बेटा क्वेश्चन है 18 वाला जो चॉइस है, ये तो आपको करना है बेटा, होमवर्क है। देखते तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको होश नहीं रहेगा। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क में है, HW डाल रहा हूँ। ठीक है, आप कर लेना, बाकी कराया आप सब लोग जानते हैं इस चीज को। देखें, अब इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है बेटा, 18 का चॉइस था, डिफाइन एस्ट्रिफिकेशन। तो पहला बेटा एस्ट्रिफिकेशन है। तो एस्ट्रिफिकेशन आप लोग जानते हैं, एस्ट्रिफिकेशन आप लोग जानते हैं, हिंदी में एस्ट्रीकरण कहते हैं इसको। एस्ट्रीकरण क्या कहते हैं? एस्ट्रीकरण। ठीक है, और दूसरा बेटा इसमें पढ़ना है आपको एस्ट्री, दूसरा है ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या है? ऑक्सीडेशन। दोनों को साथ साथ बता रहा हूं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण। देखो दोनों के बारे में बात करते हैं। पहला है एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है, और दूसरा है आपका ऑक्सीडेशन। तो बेटा हमेशा याद रखना, एस्ट्रिफिकेशन, जब भी एस्ट्रिफिकेशन की बात आए तो मतलब उसमें एस्टर फॉर्म हुआ, और जब भी बेटा ऑक्सीडेशन की बात आए तो ऑक्सीडेशन बेटा अल्कोहल का होता है। ठीक है, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बेटा हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बेटा कि जब भी अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। ठीक है ना, और एस्ट्रीकरण अभिक्रिया में एस्टर बनते हैं, और एस्टर का सामान्य सूत्र RCOOR होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र RCOOH होता है। ठीक है, आई होप इतना सुना होगा आपने ध्यान से। अब देखें इसका आंसर के लिए बेटा मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, मैं बोल रहा हूं द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड द एसिटिक एसिड। ठीक है, दोबारा सुन लें, द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एथेनोइक एसिड, ठीक है, इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। दोबारा सुन लें, द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बाय द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ठीक है, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की क्रिया से, है ना, एस्टर का निर्माण होने की प्रक्रिया एस्ट्रीकरण कहलाती है, और यह अभिक्रिया हमेशा अम्ल की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन देखें बेटा, एथेनॉल का फॉर्मूला सबको पता है, C2H5OH होता है, इसको एथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनॉल। अब इसका रिएक्शन करना है बेटा, एथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH, एथेनोइक एसिड मतलब हिंदी में एथेनोइक अम्ल कहते हैं।
ठीक है, इसकी हिंदी बोल रहा हूँ। अब ध्यान से देखें बेटा, इस रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहली चीज आपको ध्यान से देखनी है कि OH माइनस का होगा और C2H5 बेटा ये पूरा प्लस का होगा। ठीक है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उन्हें पता है आपको, पीछे वाला H प्लस का, बाकी पूरा क्या होगा माइनस का। ठीक है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। ठीक है, इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ, एसिड क्या होगा, प्रेजेंस एसिड का। तो अब एक चीज बताया बेटा, एथेनॉइक एसिड में CH3COO माइनस का है, H प्लस का है। ठीक है, एथेनॉल में C2H5 प्लस का, OH माइनस का। तो आई होप आप जानते हैं कि ये प्लस वाला इस माइनस के पास जाएगा। तो ध्यान से देखें, कार्बोनिक जो एसिड होते हैं उनमें पहले माइनस वाला लिखा जाता है। तो आप लिखें बेटा CH3COO। ठीक है, ये लिख दिया माइनस वाला, इसके पास ये प्लस वाला आएगा। तो मैंने लगा दिया C2H5, क्या लगा दिया, C2H5। तो देखो ये भी बेटा R है और ये भी बेटा R है, क्या है, R। तो बेटा RCOR ये एस्टर का फॉर्मूला होता है। RCOR एस्टर का सामान्य फॉर्मूला होता है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला होता है। और प्लस में बेटा जब ये H प्लस वाला इस OH माइनस से मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O। तो ये बन गया बेटा एस्टर, क्या बन गया, एस्टर। ठीक है, तो RCOR एस्टर होता है और एस्टर हमेशा एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल की रिएक्शन से बनते हैं जो एसिड की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, अभी बात करें बेटा ऑक्सीडेशन का, तो ऑक्सीडेशन में मैं बता दूं, द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट टू फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों ही ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसमें मैंने लिया एथेनॉल, चलो मैथेनॉल ले लिया, मैंने क्या ले लिया, मैथेनॉल। मैथेनॉल समझ लेता हूं। अब यहाँ मैंने लिया KMnO4, क्या लिया, KMnO4, या फिर मैं ले सकता हूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, क्या ले सकता हूँ, K2Cr2O7। ठीक है, दोनों ही की उपस्थिति अनिवार्य है, दोनों ही ऑक्सीडाइज हैं। तो बेटा मैंने एक चीज बता दूं आपको, इस ऑक्सीडेशन में कोई एक बात याद रखनी है कि जितने कार्बन का यहाँ एल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जितने कार्बन का यहाँ एल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, जितने कार्बन का यहाँ एल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, ध्यान रखना। अब देखें यहाँ मैथेनॉल है, तो पहली चीज आप यहाँ पहले से लिख देना, मैथेनोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, मैथेनोइक एसिड। क्या बनेगा, मैथेनोइक एसिड, हिंदी में मैथेनोइक अम्ल बनेगा। यहाँ अगर एथेनॉल लिखा हुआ है तो आप यहाँ एथेनोइक एसिड लिख देना, यहाँ ब्यूटेनॉल लिखा हुआ है तो आप यहाँ ब्यूटेनोइक एसिड लिख देना, ये चीज है। ठीक है, अब यहाँ देखो, सबसे पहली चीज यहाँ मैथेनोइक एसिड में नाम लिख दिया, तो नाम से आप फॉर्मूला बनाना जानते हो, मैंने सिखाया हुआ। तो मैथ मतलब एक कार्बन लगा दिया। ठीक है, और OH का मतलब होता है बेटा COOH। और मैंने कई बार बताया, दोबारा फिर बोल रहा हूँ, आप ध्यान से इस बात को सुनना। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एल्डिहाइड CHO एंड कीटोन CO। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, इन सब का कार्बन सीरीज में शामिल होता है। ध्यान रखना, अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे यहाँ मैथ है तो मैथ मींस वन कार्बन, तो इस वन कार्बन में बेटा OH वाला कार्बन भी शामिल है। ठीक है, अब OH के लिए स्ट्रक्चर आप जानते हो, डबल बॉन्ड और OH होता है, तो अब लगा दो डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। अब इसकी एक वैलेंसी पूरी नहीं रह गई खाली, तो उस एक वैलेंसी क्या आएगा, H। तो ये बन गया HCOOH। इसको ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसको ये भी लिख सकते हो HCOOH। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, मैथेनोइक एसिड या फार्मिक एसिड। कॉमन नेम इसका फार्मिक एसिड होता है, ध्यान रखना, फार्मिक एसिड। ठीक है, तो किसी भी अल्कोहल का जब बेटा पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड उतने ही कार्बन का होता है जितने कार्बन का अल्कोहल होता है। ठीक है, अब देखना यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है। ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये फॉर्मूला लिखा है, दोनों एक ही बात है, अलग अलग। दूसरा एक और देखना बेटा, मैंने लिखा मान लो C2H5OH, C2H5OH, एथेनॉल लिखा मैंने, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका नाम होता है एथेनॉल, सबको पता है, एथेनॉल इसका नाम होता है। अब एथेनॉल यहाँ है तो यहाँ पहले लिख दो एथेनोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड। और एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बनाना आप जानते ही हो, एथ मींस दो कार्बन, बना दो भैया, दो कार्बन तो C2। ठीक है ना, है ना, दो कार्बन। और बेटा दो कार्बन बना दिए, और OH का मतलब एक कार्बन, OH का COOH होता है ना, एक इसमें शामिल हो गया। तो बेटा आप उसको ऐसे बना दो, चलो CH3COOH डायरेक्ट बना दो। ठीक है,
बना हुआ ना, ठीक है। तो ये होता है, आई होप समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें, अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन ठीक है बेटा। 19th क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, लिख रहा हूं, ठीक है। देखें, दिख जाएगा नीचे, एक मिनट, हाँ स्पेस है, दिख जाएगा, ठीक है। 19 और 20 क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 मैं लिख रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन है एक्सप्लेन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विद लेवल डायग्राम। एक्सप्लेन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विद लेवल डायग्राम, ठीक है। और इसमें है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, ठीक है। हिंदी में बोल रहा हूं, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन करो और धमनी, आर्टरी और वेन्स सिराओं में दो दो अंतर लिखो, ठीक है। 19वें क्वेश्चन ये हो गया। और इस 19वें के बेटा चॉइस में इधर लिख रहा हूं, चॉइस में और इसका क्या है, 19वें में चॉइस में बेटा है एक्सप्लेन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सप्लेन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम विद डायग्राम, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डायग्राम से समझाना है। चॉइस में ये है, मतलब हार्ट वाला मैकेनिज्म है। और क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न संख्या 20 है कि ड्रॉ द रे डायग्राम इफ किरण चित्र बनाने हैं बेटा, किरण आलेख बनाने हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम, किरण आलेख बनाने हैं। कंडीशन क्या है, पहली ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1 है, ठीक है। और दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस है, याद रखना कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और दूसरा है बेटा कि इसमें मैग्निफिकेशन फार्मूला, ठीक है। दूसरा है इसमें मैग्निफिकेशन फार्मूला, आवर्धन सूत्र, मैग्निफिकेशन फार्मूला, ठीक है। लेंस का लिखना है, मैं मिरर का लिखना है, ऑफ मिरर, ठीक है। दर्पण का आवर्धन सूत्र लिखना है, ठीक है। ये था। और इसकी चॉइस में है, दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा। चॉइस में है इसकी 20 की चॉइस में है। और पहला है डिफाइन, परिभाषित करो, डिफाइन वन डायरेक्टर, ठीक है, 1D। दूसरा है इसमें नेम द मिरर, दर्पण का नाम बताओ, दर्पण का नाम बताओ। पहला है हेडलाइट ऑफ व्हीकल, ठीक है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल। दूसरा है रियर व्यू मिरर, या साइड मिरर, ठीक है, पार्श्व दृश्य दर्पण। और तीसरा है सोलर फर्नेस, सौर भट्टी, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको करने हैं, इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी इनको सॉल्व कराने में, अगर आप कहोगे तो मैं इनको सॉल्व भी करा दूंगा, ठीक है। और मेरी तरफ से गैस पेपर पूरा है। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने इस क्लास में कराए समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। तो जाते जाते बेटा मोटिवेटेड रहे, कॉन्फिडेंस रखें, जितना आपके पास कंटेंट है वो सफिशिएंट है, उसी को बार बार पढ़ें, ठीक है। और आप सभी को दोबारा से
एक बार हिंदी के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, पॉजिटिव रहें और आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना। उम्मीद अगर खुद से रखोगे ना तो बेटा ज्यादा फायदा है, दूसरे से उम्मीद कभी मत रखना। कुछ लोग नकल के भरोसे बैठे रहते हैं कि कोई चीटिंग हो जाए, कुछ नहीं होता बेटा, बोर्ड का पेपर है, सीरियस रहना। अगर बेटा थोड़ी सी भी आपने फालतू की हरकत करी तो हो सकता है आपको रेस्ट टिकट कर दिया जाए, है ना। फिर कोई भी बोर्ड आपको 3 साल तक एडमिशन नहीं देगा, तो ऐसी हरकत ना करें। वैसे तो जो भी इन्विजिलेटर होता है ना, वो आपकी हरकतों को थोड़ा सा इग्नोर मारता है, अनदेखा करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि किसी भी विद्यार्थी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो। तो लेकिन आप लोग जब ज्यादा परेशान कर दोगे तो वो भी मजबूर हो जाएगा। तो इसलिए शांत रहें, अपने पेपर को करने पर ध्यान दें, और जब पेपर एक बार पूरा हो जाए तो उसके लास्ट में, हर पेपर के लास्ट में बेटा इंग्लिश मीडियम वालों को द एंड नेम और रोल नंबर लिखना है, हिंदी मीडियम वालों को समाप्त, नामांक और नाम लिखना है। ठीक है, और बाकी के जो ब्लैंक पेज बचते हैं उनको ऐसे सिंगल लाइन से क्रॉस करके आना है। ठीक है, उस चीज का बढ़िया इंप्रेशन जाता है ताकि एग्जाम का टाइम बचता है। और बेटा प्रेजेंटेशन का बेहद ध्यान रखें, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन आप रखोगे उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। ठीक है, तो मैंने एक दिन एक बात कही थी कि अगर हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमकना सीखो, उजालों में तो कांच भी चमका करते हैं। ठीक है, तो बेटा अपनी काबिलियत बढ़ाओ। ठीक है, पढ़ो, मेहनत करो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।